नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यूथ स्टडी पॉइंट पर। आज है 18 सितंबर 2020 और 18 सितंबर 2020 को जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हमारी प्रतियोगिता परीक्षाओं को प्रभावित कर सकते हैं, उन सभी पर हम एक विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं। अपनी चर्चा का मूल आधार रहेगा राजस्थान करंट अफेयर्स के साथ साथ राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर का करंट अफेयर, जो कि आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं विशेषकर राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, एसएससी, रेलवे, पटवार, बैंकिंग आदि सभी क्षेत्रों की परीक्षाओं को प्रभावित कर सकता है। आप अपनी संपूर्ण तैयारी को बनाए रखने के लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि वीडियो के अंत में आपसे एक विशेष प्रश्न भी पूछा जाएगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक जरूर करना और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर लेना। सबसे पहले चलते हैं हमारे पिछले वीडियो के अंतिम प्रश्न की ओर, जो आपसे पूछा गया था। प्रश्न था, हाल ही में राज्य की स्टार्टअप रैंकिंग में दूसरे संस्करण में अग्रणी यानी लीडर राज्यों की श्रेणी में राजस्थान कौन से स्थान पर है? विकल्प दिए गए थे दूसरे, तीसरे, चौथे या पांचवे। तो इसका सही उत्तर था 3 नंबर विकल्प, चौथे स्थान पे। अब है आज की अपनी विशेष चर्चा। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में राज्य में पहली बार प्लास्टिक के मिश्रण से ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया जाएगा किस राज्य में? तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, राजस्थान में या इनमें से कोई भी नहीं? तो इसका सही उत्तर है राजस्थान में। विशेष चर्चा करें तो हाल ही में राजस्थान के प्रत्येक जिले के गांव में ग्रामीण सड़कों का निर्माण प्लास्टिक मिश्रण के साथ किया जाएगा। इससे पहले राजस्थान के कुछ स्थानों पर प्लास्टिक मिश्रित सड़कों का निर्माण किया जा चुका है। यह पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से उपयोगी होंगी और प्लास्टिक के उपयोग से मजबूत भी होंगी, क्योंकि ग्रामीण सड़कों पर आसपास खेत होने के कारण सिंचाई करते समय फव्वारा पद्धतियां अधिक होने के कारण सड़कें टूट जाती हैं। भारत में प्लास्टिक मिश्रित सड़क का निर्माण का पहला प्रयोग तमिलनाडु में हुआ था। प्लास्टिक कोटेड सड़कें डामर की तुलना में 15% अधिक सस्ती भी होती हैं। सड़क निर्माण से पहले प्लास्टिक कचरे को 2.36 मिलीमीटर से कम लंबाई में मशीन से काट लिया जाता है और टुकड़ों को गिट्टी की बिटुमिन प्लांट में 140 से 165 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म किया जाता है, जिसमें मिट्टी को मिला दिया जाता है। इसके पश्चात उसे सड़क बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। इसके बाद है आज का दूसरा प्रश्न। राजस्थान के लोकगीत महारी चैंपियन को पोषण गान के रूप में जारी किया गया है। इसका गान किसने किया? विकल्प हैं सीमा मिश्रा, धापू देवी, मामे खान या रेपरिया बालम। तो इसका सही उत्तर है नंबर 3, मामे खान। विशेष चर्चा करें तो 14 सितंबर 2020 को लोक गायक मामे खान के गाए महारी चैंपियन गीत को राजस्थान के पोषण गान के रूप में जारी किया गया है। इस गीत का मुख्य उद्देश्य बच्चों को सही और पर्याप्त पोषण के लिए जागरूक करना है। महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती ममता भूपेश ने इस अवसर पर मामे खान को सम्मानित भी किया। राजस्थान के 3 प्रमुख लोकगीतों की बात करें तो राजस्थान का केसरिया बालम लोकगीत राज्य गीत है। जोरावा गीत जैसलमेर क्षेत्र का लोकप्रिय गीत है। पीपली गीत मारवाड़, बीकानेर तथा शेखावाटी क्षेत्र में वर्षा ऋतु के समय स्त्रियों द्वारा गाया जाता है। और कांगसिया राजस्थान का एक लोकप्रिय श्रृंगारी गीत है। इसके बाद है अगला प्रश्न। जापान में सम्मानित होने वाले डॉक्टर मनीष का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? विकल्प हैं झुंझुनू, जयपुर, अलवर या बाड़मेर। तो इसका सही उत्तर है 2 नंबर विकल्प, जयपुर। विशेष चर्चा करें तो डॉक्टर मनीष बियानी को जापान में इशिकावा राज्य के गवर्नर मसारोनी तनीमोटो ने कोविड-19 पर उत्कृष्ट कार्य करने के लिए
हाल ही में सम्मानित किया है। कोविड-19 पर काम करने के लिए इशिकावा प्रांत की 17 बड़ी कंपनियों के साथ मनीष बियानी द्वारा स्थापित बायोसीड्स कॉरपोरेशन को भी चुना गया है। इस कंपनी के विशेष नवाचार कार्यक्रम में रिसर्च क्षेत्र हेतु 10 मिलियन येन राशि भी इनको प्रदान की गई है। डॉक्टर मनीष बियानी राजस्थान के जयपुर में स्थित बियानी कॉलेज के डायरेक्टर हैं। इसके बाद है अगला प्रश्न, हाल ही में विश्व बैंक के बांध व पुनर्वास सुधार कार्यक्रम के द्वितीय चरण में किस राज्य को शामिल किया गया है? गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या बिहार? तो इसका सही उत्तर है 3 नंबर विकल्प, राजस्थान। विश्व बैंक के बांध व पुनर्वास सुधार कार्यक्रम के द्वितीय चरण में राजस्थान को शामिल किया गया है। विशेष चर्चा करें तो हाल ही में सिंचाई, पेयजल उद्योग, भूजल और विद्युत निर्माण में अहम भूमिका निभाने वाले राजस्थान के बड़े बांधों का अब कायाकल्प किया जाएगा। राजस्थान में पहली बार वृहद स्तर पर बांधों का जीर्णोद्धार व सुदृढ़ीकरण का कार्य कर इन्हें 100 वर्षों की मजबूती प्रदान की जाएगी। विश्व बैंक के बांध पुनर्वास व सुधार कार्यक्रम के द्वितीय चरण में अब राजस्थान को शामिल किया गया है। राजस्थान के माही बजाज सागर, बिसलपुर बांध, सोम कमला अंबा, गंभीरी, मातृकुंडिया, जवाई, सुकली आदि बांधों की निविदा प्रक्रिया भी जारी कर दी गई है। इसके बाद है अगला प्रश्न, राजस्थान के जनजातीय एवं शहरिया समुदाय के विद्यार्थियों को प्रशासनिक सेवाओं में चयन के लिए किस प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है? विकल्प हैं कालीबाई शिक्षा प्रयोग प्रोजेक्ट, TAD सुपर 30, गोविंद गुरु शिक्षा सेतु या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही उत्तर है नंबर 2, TAD सुपर 30। विशेष चर्चा करें इस पर तो राजस्थान के जनजाति एवं शहरिया समुदाय के विद्यार्थियों को TAD सुपर 30 प्रोजेक्ट के तहत प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों के माध्यम से ऑनलाइन फ्री कोचिंग दी जाएगी ताकि उन्हें प्रशासनिक सेवाओं के चयन में मदद मिल सके। जनजाति क्षेत्रीय विकास के विभाग मंत्री श्री अर्जुन सिंह बामणिया के अनुसार इस प्रोजेक्ट के तहत जनजाति एवं शहरिया समुदाय के ऐसे 30 विद्यार्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी जिन्होंने न्यूनतम स्नातक परीक्षा को उत्तीर्ण कर लिया हो। इसके बाद है अगला प्रश्न, IPL 2020 में खेलने वाला पहला अमेरिकी खिलाड़ी कौन है? जॉर्ज स्टीफन, हैरी माइकल, अली खान या डेविड क्लर्क? तो इसका सही उत्तर है नंबर 3, अली खान। विशेष चर्चा करें अली खान पर तो अली खान अमेरिका की खिलाड़ी हैं। IPL इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जब कोई अमेरिकी खिलाड़ी IPL में क्रिकेट खेलेगा। 29 साल के अली खान कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से खेलेंगे। इनको हैरी गर्नी की जगह खिलाया जा रहा है जो कंधे की चोट लगने की वजह से नहीं खेल पा रहे हैं। इस बार IPL इंडिया की जगह है दुबई में आयोजित किया जा रहा है। खान के कैरेबियन प्रीमियर लीग यानी CPL में विजयी रहकर खिताब हासिल किया था। वह त्रिनबागो नाइट राइडर्स टीम के खिलाड़ी थे। त्रिनबागो नाइट राइडर्स और KKR दोनों टीमों के मालिक शाहरुख खान हैं जो एक बॉलीवुड एक्टर भी हैं। इसके बाद है अगला प्रश्न, विश्व बैंक का कार्यकारी निदेशक हाल ही में किसे बनाया गया है? देवांश सचान को, रोहित आर्य को, गौरव त्रिपाठी को या राजेश खुल्लर को? तो इसका सही उत्तर है नंबर 4, राजेश खुल्लर को। इस पे विशेष चर्चा करें तो राजेश खुल्लर हरियाणा केडर के 1988 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक IAS अधिकारी हैं। विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में श्री खुल्लर भारत, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका का प्रतिनिधित्व करेंगे। वर्तमान में वह हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर के प्रधान सचिव के रूप में तैनात है। इसके बाद है
अगला प्रश्न, राजस्थान सरकार द्वारा किसान कल्याण कोष से फसल बीमा हेतु कितनी राशि स्वीकृत की गई है? 1000 करोड़ रुपए, 500 करोड़ रुपए, 250 करोड़ रुपए या 50 करोड़ रुपए? तो इसका सही उत्तर है 250 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किसान कल्याण कोष से 250 करोड़ रुपए फसल बीमा हेतु स्वीकृत किए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किसानों के लिए खेती में आसानी हेतु 1000 करोड़ के कोष का गठन 16 सितंबर 2019 को किया था। इसके बाद है अगला प्रश्न है, हैप्पीनेस इंडेक्स में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला है? 10वां, 26वां, 31वां या 29वां? तो इसका सही उत्तर है नंबर 3, 31वां। विशेष चर्चा करें तो देश में पहली बार हैप्पीनेस इंडेक्स जारी किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक देश में कुंवारों की तुलना शादीशुदा लोग ज्यादा खुश हैं। यह इंडेक्स 5 पैरामीटर के आधार पर जारी किया गया एक ग्रोथ अव्वल। इसमें सबसे पहले स्थान पे रहा असम। यदि अपन राज्य पारिवारिक संबंधी दोस्ती की बात करें तो इसमें पंजाब राज्य अव्वल रहा है और शारीरिक सेहत के रूप में लक्षद्वीप प्रथम स्थान पे रहा है। सामाजिक व परोपकार में लद्दाख सबसे उच्च स्तर पे रहा है। धर्म व आध्यात्मिक पड़ाव में 3 राज्य हैं, मिजोरम, पंजाब और अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। इसमें राजस्थान को 31वां स्थान मिला है। अब हम चर्चा करेंगे राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की। राष्ट्रीय करंट अफेयर्स में आज का पहला प्रश्न है, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा किया गया एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम का नाम क्या है? आकर्षण, शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार या निष्ठा? इसका सही उत्तर है नंबर 4, निष्ठा। विशेष चर्चा करें तो यह स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा शुरू किया गया एक एकीकृत शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम है, नाम है निष्ठा। निष्ठा का अर्थ स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों की समग्र प्रकृति के लिए एक राष्ट्रीय पहल है। इसे समागम शिक्षा की केंद्र प्रायोजित योजना के तहत लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य प्रारंभिक स्तर पर सभी शिक्षकों और स्कूल प्रधानाचार्य की क्षमता का निर्माण करना है। यह अपने प्रकार का दुनिया का सबसे बड़ा शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम है। यदि अपन इसकी विशेष चर्चा करें तो निष्ठा के तहत 2019-20 में 16,99,931 स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया है। अगला प्रश्न है, आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 आवश्यक से निम्नलिखित में से किस वस्तु को हटाने का प्रयास करता है? टमाटर को, अनाज एवं दालों को, आलू को या मक्के को? तो इसका सही उत्तर है नंबर 2, अनाज और दालें। आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 में आवश्यक से ये वस्तु यानी अनाज और दालें हटा दी गई हैं। विशेष चर्चा करें तो आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज, आलू को आवश्यक वस्तु की सूची से हटाने का प्रावधान करता है। इसके महत्व की बात करें तो इसे निजी निवेशकों को उसके व्यापार के परिचालन में अतिरिक्त नियामक हस्तक्षेपों की आशंका दूर हो जाएगी। उत्पाद सीमा, आवाजाही, वितरण और आपूर्ति की स्वतंत्रता से बिक्री की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में मदद मिलेगी और कृषि क्षेत्र में चाहे निजी क्षेत्र हो चाहे विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, दोनों को वह आकर्षित भी करेगी। इसके बाद अगला प्रश्न, राज्यसभा के नवनिर्वाचित उपसभापति का नाम क्या है? गोविंद टंडन, नरोत्तम मिश्रा, प्रेम सिंह मीना या हरिवंश नारायण सिंह? तो इसका सही उत्तर है नंबर 4, हरिवंश नारायण सिंह।
हरिवंश नारायण सिंह राज्यसभा में लगातार दूसरी बार उपसभापति चुने गए हैं। राज्यसभा में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए उम्मीदवार का हरिवंश जी का मुकाबला विपक्ष के उम्मीदवार मनोज झा से था। यदि अपन इनके चुनाव की बात करें तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 89 के अनुसार राज्यसभा अपने एक सांसद को उपसभापति के लिए चुन सकता है। यह पद खाली हो तब उसका चुनाव होता है, क्योंकि राज्यसभा का सभापति राज्यसभा से नहीं होता अपितु उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा के उपसभापति की भूमिका की बात करें तो वह राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का संचालन करता है। वह तब भी अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है जब सदन की बैठक से बाद में अनुपस्थित रहता है। दोनों ही मामलों में उसके पास अध्यक्ष की सारी शक्तियां होती हैं, यानी जब अध्यक्ष जी नहीं होते हैं बैठक में तब वह अध्यक्षता कर सकते हैं, या उपसभापति अन्य किसी स्थिति के कारण अनुपस्थित हैं तब भी वे संचालन कर सकते हैं। इसके बाद है अगला प्रश्न, किसके द्वारा लोकसभा में किसान उपज व्यापार एवं वाणिज्य यानी संवर्धन व सुविधा के विधेयक 2020 को प्रस्तुत किया गया है? श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, अमित शाह के द्वारा, नरेंद्र तोमर के द्वारा या राजनाथ सिंह के द्वारा? तो इसका सही उत्तर है नंबर 3, नरेंद्र तोमर के द्वारा। इसकी विशेष चर्चा करें तो केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा लोकसभा में किसान उपज व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन एवं सुविधा विधेयक 2020 को प्रस्तुत किया गया है। इसके महत्व की बात करें तो विधेयक का उद्देश्य व्यापारी विभिन्न राज्य कृषि उपज विपणन विधानों के तहत अधिसूचित बाजारों के भौतिक परिसरों या सम बाजारों से बाहर निपुण, पारदर्शी और बाधा रहित एक अवरोध मुक्त व्यापार प्रदान करना है। एक राज्य से दूसरे राज्य और अपने राज्य में व्यापार, वाणिज्य और किसानों की उपज को बढ़ावा दिया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक व्यापार और से जुड़े मामलों या आकस्मिक मामलों के लिए एक सुविधाजनक ढांचा भी उनको उपलब्ध करवाया जाएगा। यदि हम इनकी पृष्ठभूमि की बात करें तो अधिसूचित एपीएमसी मार्केट यार्ड के बाहर कृषि उपज बेचने में किसानों की पहले कुछ सीमाएं थी, वो बाहर नहीं बेच सकते थे, लेकिन अब वो कहीं पर भी किसी भी राज्य में अपनी उपज बेच सकते हैं, इस पर कोई रोक टोक नहीं रहेगी। इसके बाद है अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला कल्याण योजना को शुरू किया है? राजस्थान ने, गुजरात ने, पंजाब ने या मध्य प्रदेश ने? तो इसका सही उत्तर है नंबर 2, गुजरात ने। गुजरात राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला कल्याण योजना को शुरू किया है। सरकार ने कोविड-19 महामारी के समय महिलाओं के स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री महिला कल्याण योजना को शुरू किया है ताकि महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकें। इसके बाद है अगला प्रश्न, एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी के नए कार्यकारी निदेशक कौन बनाए गए हैं? सुरेंद्र बनर्जी, कृपाल कुमार, नरेंद्र शर्मा या समीर कुमार? तो इसका सही उत्तर है नंबर 4, समीर कुमार। विशेष चर्चा करें तो एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी के नए कार्यकारी निदेशक समीर कुमार नियुक्त किए गए हैं। समीर कुमार खरे 1989 बैच के आईएएस असम कैडर के अधिकारी हैं। वर्तमान में वित्त मंत्रालय के तहत आर्थिक मामलों के विभाग में अतिरिक्त सचिव भी नियुक्त हैं। अगला प्रश्न है, योशिहिदे सुगा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? नेपाल के, म्यांमार के, जापान के या चीन के? इसका सही उत्तर है नंबर 3, जापान के। हाल ही में योशिहिदे सुगा को जापान का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है, वो नए प्रधानमंत्री बने हैं। इसके बाद आज का विशेष प्रश्न। आज का विशेष प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा पहला इंदिरा महिला शक्ति केंद्र कहां स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? विकल्प हैं जोधपुर, उदयपुर, अलवर और जयपुर। इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। इसी के साथ आज की अपनी चर्चा समाप्त होती है। कल पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।